नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम आप लोगों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो आपको आईएससी का एग्जाम होता है 10+2 पर, उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेकर के आए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यह सीरीज आप लोग लगातार देखते रहिएगा। 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि सारे आपके ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में हम बना दें, और आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिएगा। जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ताकि अच्छे नंबर हम लोग ला सकें। तो चलिए शुरू किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मान जो है इनमें से कम नहीं हो सकती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट लेस देन, माने इससे कम नहीं हो सकता है कौन सा मान। अब आप क्वेश्चन पढ़े हुएगा, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कभी पढ़ाए होंगे आपको, आवेश का क्वांटिमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। और इसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होता है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी Q का इसका इंटू इंटीग्रल नंबर का मल्टीपल होता है। यानी Q बराबर आप लोग एन ही पढ़े हुए हैं। एन को कहते हैं इंटीग्रल नंबर, और ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। इंटीग्रल मान जो है एन का मान +-1 चाहे +-2 चाहे +-3 हम लोग लेते हैं। लेकिन अब आपसे कहा है कि मिनिमम वैल्यू कम नहीं हो सकता है, और एन का मान यहाँ कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। 3/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू तो 1 है। मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है, 1 है। जब हम लोग यहाँ 1 रखेंगे तो Q का मान जो होगा 1 इंटू ई होगा, और ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यह आपका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, यह मिनिमम वैल्यू है। जैसे रुपया में हम लोग कहते हैं कि 1 रुपया सबसे छोटा वैल्यू है, तो 0.5 रुपया तो हम लोग नहीं ना कहेंगे, क्योंकि वह रुपया का मिनिमम वैल्यू नहीं हुआ। रुपया जब भी शुरू होगा तो 1 रुपया से शुरू होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का भी जो वैल्यू होगा जब भी शुरू होगा वह यही से शुरू होगा, और इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज के मान बढ़ते जाएंगे, तो वह इसका गुणनफल हो गया, जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया। अब इससे जो है छोटा चार्ज का वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देखिए चॉइस में दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसमें आप लोग ए पर टिक लगा लीजिएगा। ओके, अब आप लोग इसको बनाइए। चलिए हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, मिटा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो बल आघूर्ण होगा। An electric dipole moment P inclined at 90 degree with uniform electric field E, then torque will be। आपसे टॉर्क का मान पूछा है। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका वैल्यू जो है, इसका आंसर आप लोग मारने का प्रयास कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है P, वह इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे टॉर्क का मान पूछा है, आप लोग बना लिए हुएगा। चलिए हम आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए टॉर्क टाउ जो होता है वह P × E होता है। आप लोग को बताया गया होगा पहले क्लास में, इसका सूत्र आप लोग याद रखिए। अब आप इसको तोड़िएगा ना, तो टाउ बराबर जो होता है वह P sin थीटा के बराबर होता है। A × B बराबर आप लोग पढ़े होइएगा AP sin थीटा होता है। उसी तरह से अभी P sin थीटा के इक्वल हो जाएगा।
कहेंगे कि टाउ का डायरेक्शन कैसे होगा, तो आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पढ़िए कि ए वेक्टर है, यह बी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी का यदि डायरेक्शन आप निकालते हैं तो राइट हैंड स्क्वायर रूल लगाते थे कि इन दोनों को बी वेक्टर की ओर मुड़ते थे तो अंगूठा इसका डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है वह ए वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर होता है। अगर आपसे इसमें कहीं पूछा जाए कि टाउ का डायरेक्शन आप लोग बताइए, तो कहिएगा कि यह टाउ जो होता है ना वह पी पर भी परपेंडिकुलर होता है और ई पर भी परपेंडिकुलर होता है। ऐसे इसका सूत्र हम लोग याद रखेंगे कि टाउ बराबर जो होता है वह पी साइन थीटा की इक्वल होता है। तो आपसे वेक्टर फॉर्म में भी कभी कभी यह सूत्र पूछता है परीक्षा, और ऐसे तोड़ करके आपसे कहेगा तो कहेगा कि टाउ बराबर जो होता है वह पी साइन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन कहता क्या है क्वेश्चन में कि पी वेक्टर जो है ना वह ई वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जब थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, तो टाउ बराबर आपका पी के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसमें आप लोग चॉइस देखिए कि टाउ बराबर यहाँ पर पी दिया हुआ है, तो सी पर आप लोग टिक लगा लीजिए, बना लीजिए। ओके, मिटा दे। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा दे। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस एंगल पर काटती हैं, किस कोण पर काटती हैं। एट व्हाट एंगल टू इलेक्ट्रिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को किस एंगल पर काटती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस में आप लोग पढ़े हुएगा कि प्लस क्यू से चलता था और माइनस क्यू पर समाप्त होता था, यहाँ से यहाँ जाता था। अगर इसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग कोई टेंजेंट खींचते हैं तो इस पॉइंट पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इस पॉइंट पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसे भी खींचा हुआ है, तो यहाँ पर तो दोनों कट गया, तो इस कटान पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे खींच सकते थे तो इस पर खींचेंगे तो एक ऐसे भी खींच देंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कटान बिंदु पर कटो तो सेबल डायरेक्शन हो जाएगा। बात को फिर से समझिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए कि एक दूसरे को काट रहा है। अब इस कटान बिंदु पर जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब इसके लिए यदि इस कर्व के लिए आप यदि कोई टेंजेंट खींचते हैं तो ऐसे टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता दिया। और इस पर यदि आप टेंजेंट कोई खींचते हैं तो यह टेंजेंट ऐसे हो जाता है। मतलब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। तो क्वेश्चन में बात पढ़ी है कि दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। कहता है कि 90 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि दोनों इंटरसेक्ट होगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, इसका डी आंसर। बना लीजिए इसको। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखा जाए। चौथा क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है, एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है, और उनके बीच का डिस्टेंस 2.5 × 10⁻10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। The electric dipole moment of an electric dipole made up of two opposite charges having magnitude इतना and इतना 3.2 × 10⁻19 कूलम और -3.2 × 10⁻19 कूलम separated by a distance 2.5 × 10⁻10 मीटर each। अब आपको चारों कह दिया।
समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब निर्माण होता है तो दो चार्ज जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं और एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। ऐसे सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का रचना करते हैं। माने माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज मिलकर के ही बहुत एक दूसरे के काफी निकट होगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का रचना करता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है, पी का जो मान होता है, इन दो चार्जों में से किसी एक चार्ज का परिमाण और इनके बीच की दूरी, मान लीजिए कि बीच का दूरी 12 है, तो इनके बीच की दूरी 12 के गुणनफल को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो P बराबर जो होता है वो आपका सूत्र होता है 2ql, 2ql होता है। इसका मात्रक यदि आप लोग देखिएगा तो Q का मात्रक कूलम्ब होता है और लंबाई का मीटर होता है, तो कूलम्ब इंटू मीटर इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब इस पर आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चार्ज है, एक का मान है 3.2 गुने 10 पर माइनस 19 कूलम्ब, बहुत छोटा मान है। यह मान दिया हुआ है कि माइनस 3.2 गुने 10 पर माइनस 19 कूलम्ब और इनके बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है कि 2.5 गुणे 10 पर माइनस 10 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा। अब देखिए तो P बराबर 2ql कहता है। एक Q आप ले लीजिए कि 3.2 गुने 10 पर माइनस 19 कूलम्ब, अब बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि 2.5 गुने 10 पर माइनस 10 मीटर दिया हुआ है। अब 3.2 में और 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 3.2 में और 2.5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16 हो गया आपका, और 32 दूनी आपका 64 होता है। और जोड़िएगा तो 0 6 4 10 के 0 8 हो जा रहा है। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 दूनी 50 के 0 हासिल हो गया आपका 5, और 25 3 75 और 5 80 हो जा रहा है। ओके, तो अब आप देखिए तो आप गुणे, अब दशमलव हटाइएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो लगभग 8 के बराबर आ जाएगा। पावर देखिए 10 पर माइनस 19 और 10 मिल करके 10 पर माइनस 29 हो जा रहा है। आपका चॉइस में दिया हुआ है इतना 7 दशमलव कुछ में, जबकि आ रहा है आपका 8 गुने 10 पर माइनस 29। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 3.2 गुणे 10 पर माइनस 19 कूलम्ब दिया हुआ है। और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है गुणा कर दी इसमें कि 2.5 गुने 10 पर माइनस 10 दिया हुआ है। तो ये तो आपका पावर मिल करके हो गया आपका 10 पर माइनस 29 हो गया। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 0 हो गया, हासिल 5, 25 3 75 और 5 80 ही हो ही रहा है। 8 गुने 10 पर माइनस 29 हो रहा है आपका। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे कि 8 गुने 10 पर माइनस 29 कूलम्ब इंटू मीटर के बराबर होगा। सबको इसको नोट कर ले, बना लीजिए आप लोग। आप लोग इसका आंसर इतना लिख लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है आप लोग को मिलाना होगा। यहाँ पर 2.4 कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ पर 2.4 जैसे ही आप कीजिएगा ना तो आप गुणा करके देखिए, 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, और 24 3 72 और 4 76 होता है। आप गुने 10 पर माइनस 29 तो हो गया, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 7.68 हो जाएगा। 7.68 गुने 10 पर माइनस 27, ये नहीं 29 दिया हुआ है। 7.68 गुने 10 पर माइनस 29 किलोमीटर, यह आपका आंसर हो जाता है। ऐसे यदि 2.5 हम लोग रखेंगे तो इसका आंसर आपका इतना आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इसको मिटा देते हैं, बना लीजिए आप लोग।
रेगुलर आप लोग बनाते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। दिया हुआ कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड इज। हम आपको जब वर्क पावर एनर्जी 11th क्लास में पढ़ाए थे तो कहे थे कि फोर्स जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक कंजर्वेटिव होता है और एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। एक संरक्षी होता है और एक असंरक्षी होता है। एक संरक्षी है, एगो असंरक्षी होता है। संरक्षी में क्या है कि अगर क्लोज लूप में बात कीजिएगा तो एक राउंड ट्रिप में अगर किया गया वर्क डन यदि जीरो होता है तो ऐसे फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और यदि जीरो नहीं हुआ तो वह नॉन कंजर्वेटिव हुआ, जिसमें कि हम लोग देखे होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये दोनों जो है कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जो है वह क्या है, तो आपका संरक्षी में आएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। 5 कैंसर हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। इंजॉय लेकर के पढ़ते रहेंगे, घर पर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। पहले समझिए कि स्पेसिफिक चार्ज कहते किसको है, तो स्पेसिफिक चार्ज जो होता है चार्ज पर यूनिट मास, चार्ज बाटा में मास के रेशियो को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। और इसका मास यदि देखिएगा तो 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। हो गया। अब आप इसको आप लोग हल कीजिए। तो 31 यदि ऊपर जाता है तो 31 में से 19 घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। तो 16 बाटा में 91 तो हो गया, या दशमलव फट गया, दशमलव ने दशमलव को खत्म कर दिया। अब यह ऊपर गया तो 10 का पावर हो गया आपका 12। एक जीरो यहाँ ले लीजिए हल करने के लिए, तो 160 बाटा में 91 हो गया, लेकिन यह 10 का पावर 11 हो गया। कूलम प्रति केजी स्पेसिफिक चार्ज का यूनिट होता है। ऐसे भी चार्ज बाई मास लिखे हैं तो चार्ज का यूनिट क्या हो गया कूलम, मास का यूनिट क्या हो गया केजी। अब चलिए 91 से भाग आप लगाइए 160 में, एक बार में आपका जाएगा 91। अब आप देख लीजिए कि यहाँ 9 हो गया, ये 15 में से 9 घटाइएगा तो आपका 6 हो गया। दशमलव दे करके यहाँ 0 दे दीजिए। 9 छक 54 लगभग जा रहा है, 9 7 63 भी जाएगा, 9 8 72 तो जाएगा नहीं, लेकिन लगभग एक डिजिट बढ़ा करके आप 1.8 लिख सकते हैं। आगुने 10 का पावर 11 कूलम पर केजी के लगभग बराबर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर देखिए कितना दिया हुआ है, 1.8 × 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। यही आपका ए आंसर हो जाएगा। माइनस में तो होगा ही नहीं, ऐसे भी आप चॉइस को छांट सकते थे कि जैसे ही यह 10 का पावर -31 ऊपर जाता है, आपका पावर जो भी 10 पर आता वह प्लस में आ जाता है। और प्लस में आने का मतलब कि ये दो चॉइस आपका आंसर में नहीं होता। कभी भी होता तो आप इसी चॉइस की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि डीवाई मात्रक है। डीवाई इज ए यूनिट ऑफ, डीवाई किसका मात्रक है। अभी हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाए हैं, बताए भी हैं कि P बराबर जो होता है वह 2qL होता है, 2qL। और इसका यूनिट यदि आप लोग देखेंगे तो इसका यूनिट होता है कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू मीटर होता है। और इसका एक और मात्रक डीवाई भी आपका होता है। तो डीवाई भी जो है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही मात्रक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है।
इसका हिंदी जब आप लोग लिखिएगा तो इसको कहेंगे हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। और डीवाई जो है इसी का यूनिट होता है। आप लोग को क्लास में बताए भी होंगे, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एकदम बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को ऑब्जेक्टिव जितना बनाएंगे इस टाइम में, 1 घंटा कम से कम इस पर टाइम दीजिए। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी उतना ही बेनिफिट है जितना कि आपका सब्जेक्टिव है। वास्तविक नॉलेज तो सब्जेक्टिव में ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का जब डिमांड है सरकार के द्वारा, बोर्ड जब कह रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे तो आपको वो भी बताते चलना है। तो चलिए देखिए आप लोग क्वेश्चन को। डीवाई मात्रक है, डीवाई इज यूनिट ऑफ, कहता है चार्ज आवेश का मात्रक है कि पोटेंशियल का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, कि नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यह मात्रक है। डीवाई किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इसका एक और यूनिट हो गया आपका, SI यूनिट में देखिएगा तो कूलम इंटू मीटर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइएगा कि 1 कूलम मीटर जो होता है कितने डीवाई के बराबर होता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है कि 1 कूलम मीटर जो होता है कितने डीवाई के बराबर होता है। ये भी आप लोगों को बताए हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा कॉपी देखिए अथवा किताब में से उलट करके उसको देखिए, थ्योरी को बैक में पढ़िए और तब आप लोग इसका जवाब दीजिएगा कि 1 किलोमीटर जो है कितने डीवाई के बराबर होता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 7 क्वेश्चन का आपका सी आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन कहता है 1 कूलम पर आवेश होता है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम पर कितना चार्ज होता है। देखिए 1 कूलम चार्ज पर जो कि चार्ज जो भी दिया हुआ है वह ESU में दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के रूप में दिया हुआ है। और याद रखिएगा कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वह 2.99 गुणे 10⁻9 ESU के बराबर होता है। इसको आप लोग कहिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट लिखा हुआ है। तो 8 का आंसर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 8 का एक पर टिक लगा लीजिए आप। चलिए 7 और 8 दोनों बना लीजिए, तब आगे क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। मिटा दे। चलिए 8 क्वेश्चन तक हो गया, 9 क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। देखिए 9 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इफ इट इज चार्ज विथ 10 माइक्रो कूलम इच। आपको क्यू का मान दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। माइक्रो का मान अगर कूलम में आप इसको बदलिएगा तो 10 गुने 10 पर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, चाहे 10 पर माइनस 5 कूलम भी आप लिख सकते हैं। एक 10 के चलते इसका पावर वो कम कर लेगा। अब आपको विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हम लोग जानते हैं, गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े होंगे। तो गॉस थ्योरम में हम आपको बताए हैं कि फाई बराबर जो होता है वह क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं कि 9 गुने 10 पर पावर 9 होता है, 9 गुने 10 पर पावर 9 होता है ऐसा यूनिट में। अब 1/एप्सिलॉन नॉट का यदि आप यहाँ से मान निकालते हैं तो यह तो 4 पाई इधर चला जाएगा। तो जब 4 पाई इधर ले जाइएगा तो नचो के 36 पाई गुने 10 पर पावर 9 होगा कि नहीं, यह 1/एप्सिलॉन नॉट का मान। तो फाई ई जो होता है क्यू का, क्यू गुणे, ऐसे भी आप लिख सकते थे कि 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू का मान आपको दिया हुआ है 10 पर पावर माइनस 5 दिया हुआ है, और 1/एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए कि 36 पाई गुणे 10 पर पावर 9 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कीजिए, 10 पर पावर 9 में से इसको 5 घटा दीजिए
तो आपका हो जाएगा कि 36 पाई गुणे 10 पर पावर 4 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रा भी जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइएगा कि वेबर किसका यूनिट है। वेबर किसका यूनिट है आप लोग पढ़कर उसको देखिएगा। पहले इसका अब नोट कर लिया जाए कि आंसर क्या होगा। तो 36 पाई गुने 10 पर पावर 4 ये आपको आंसर में देखिए दिया हुआ है। यूनिट भी लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। लेकिन आपको बताना है क्या कि वेबर अब किसका यूनिट होता है। फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। आपको क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ था कि सरफेस पर इतना चार्ज है। आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता था और गॉस थ्योरम आप पढ़े हैं कि फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आपको एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना चाहिए। अगर नहीं याद है तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिए। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। यहाँ से 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकालिएगा तो 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 36 पाई गुने 10 पर पावर 9 हो जाएगा। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। बना लीजिए इसको। ओके मिटा दे। चलिए दस क्वेश्चन कहता है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान माने द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। When a body becomes negatively charged, its mass डिक्रीज कर जाएगा कि इंक्रीज होगा कि रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। आपको दिया हुआ है कि घटता है बढ़ता है अपरिवर्तित रहता है इनमें से कोई नहीं। निगेटिवली चार्ज हुआ है। अब आप बात देखिए तो जब दो बॉडी को आपस में हम लोग रगड़ते हैं तो एक बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरा वही उस इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। धनी आदमी जो है ना पैसा किसी गरीबों को न देगा तो गरीब वाला निगेटिव है बेचारा चार्ज है और जो लॉस किया माने इलेक्ट्रॉन जो दिया वो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आप तो निगेटिव चार्ज हो गया तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। यह इलेक्ट्रॉन ई लिया है। ओके यह क्या किया है ई दिया है। और इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है कि 9.1 गुणे 10 पर पावर -31 केजी होता है। हालांकि ये मास बहुत कम है 10 पर पावर 31 से भाग देंगे तो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यह नहीं हम बात कर रहे। एक इलेक्ट्रॉन भी अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को देता है तो जो दिया उसका इतना मास कम हो गया कि नहीं। मतलब कि देने वाला का लॉस करने वाला पॉजिटिव यदि उस पर चार्ज है तो उसका मास जो है डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर इतना मास बढ़ गया है। तो जब आपसे क्वेश्चन कहता है कि जब किसी वस्तु को नेगेटिव चार्ज कर दिया जाए तो कहेंगे कि उसका मास जो है नेगेटिव वाला में बढ़ता है। और यदि कहता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कहेंगे कि मास उसका घटता है। और जनरली आपसे ऐसे क्वेश्चन कर देता है। आप क्वेश्चन बैंक में 2018 का जब क्वेश्चन आप निकाल करके देखिएगा तो एक आया हुआ है क्वेश्चन। एक बॉडी जो है पर चार्ज दिया जाता है। अब चार्ज दिया जाता है तो ऋण चार्ज दिया गया है कि माइनस चार्ज दिया गया है कि प्लस चार्ज दिया गया है। सिर्फ आवेशित है माइनस और प्लस का खुलासा नहीं है। तब कहता है कि उसके मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेगा घटेगा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है इनमें से कोई नहीं। तो जब इसका खुलासा नहीं है कि वह प्लस है कि माइनस है तो उसमें कहेंगे कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो निगेटिव पर आप लोग याद रखेंगे कि माइनस यदि चार्ज होगा तो उसने ई लिया है। ओके
जब ई लिया है मतलब उसका मास बढ़ गया, आप लॉस किया है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसने ई दिया है, जब दिया है तो उसका मास जो है डिक्रीज कर दिया। अब इसमें है ऋण आवेशित मतलब लेने वाला है, तो लेने वाला में इंक्रीज हो जाएगा, आप कहिएगा कि बढ़ता है। ओके, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए 11th क्वेश्चन आप लोग देखिए। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल हो जाएगा, उनके बीच का बल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, दूरी क्या किया है, दुगना। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस बिकम्स डबल्ड, देन फोर्सेस बिटवीन देम विल बी, उसके बीच का बल कितना हो जाएगा, दुगना होगा कि आधा होगा कि चौगुना होगा कि नन ऑफ दीज होगा। अब देखिए तो जरा कूलम्ब्स लॉ जब आप पढ़े हैं तो एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उनके बीच की दूरी के, दो आदमी के घर के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आते होता है। बस इतना ही बात याद रखिए कि दो चार्ज के बीच के दूरी के वर्ग का क्या हो गया, स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r स्क्वायर। तो आर कहता है कि डबल, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या, 1/4, 1/4 हो जाएगा। देखिए आर अगर कहता है कि डबल हो गया, दुगना, इसका मतलब कि एफ हो गया 1/4, इसका वर्ग का उलट देना है। कहता है कि आर हो गया आधा 1/2, तो इसका वर्ग कीजिएगा तो 1/4, उसको उलट दीजिए तो यह 4 गुना हो जाएगा। अगर यह कहता है कि आर बराबर 3 टाइम्स, तो एफ बराबर क्या होगा, 1/9 टाइम्स। तो अब आप आंसर में ढूंढ लीजिए। डबल कहता है नहीं होगा क्योंकि डबल उसमें दिया नहीं, आपका डबल पर क्वेश्चन पर क्या आया है, 1/4 टाइम्स आया। हाफ आपका होगा नहीं, क्वाड्रुपल चौगुना लिख दिए, तो 4 गुना भी 4 टाइम्स यहाँ पे लिखा गया है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स भी आपका नहीं होगा, 1/4 टाइम्स होगा, क्वाड्रुपल हो जाता, लेकिन चौगुना लिखा गया है हिंदी में, तो इसके हिसाब से देखिएगा तो 4 टाइम्स नहीं, 1/4 टाइम्स, तो नन ऑफ दीज होगा। ऐसे आप इसका आंसर क्या लिखिएगा कि 1/4 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, 1/4 गुना, 1/4 गुना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाएगा, हो गया, बन जाएगा। अभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे कूलम्ब के नियम पर। अब देखिए किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता एप्सिलॉन आर बराबर होती है, द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू, एप्सिलॉन आर के बारे में पूछा है। तो आप देखिए तो एप्सिलॉन का जो मान होता है हम बताए होंगे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान यहाँ से निकालिएगा तो एप्सिलॉन नॉट से इसमें भाग लग जाएगा, तो एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, ए इसका आंसर हो गया। माध्यम की विद्युतशीलता और हवा की विद्युतशीलता के अनुपात को सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे भी आप लिख सकते थे, फोर्स के रूप में भी बताए होंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग तो बना लेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होता है, इसको कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके भेजिए। ओके, हम आपने बैच में पूछा था आपसे कि वेबर किसका यूनिट है, अभी आपसे पूछे हैं कि एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या है, आप लोग को बताना होगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। यहाँ तक सारे क्वेश्चन को आप लोग बना करके रिवीजन करते रहेंगे,
और लगभग सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के जितने भी इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल आप लोग को क्वेश्चन होगा जो कि परीक्षा के उद्देश्य से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वे सारे क्वेश्चन आप लोग को वीडियो में मैं डाल दूंगा। परीक्षा से पहले आप लोग इसका रिवीजन जो है करते रहेंगे और नियमित मन लगा करके पढ़ते रहेंगे। 1 घंटा मैथमेटिक्स का भी अभ्यास आप लोग को करना है और फिजिक्स पर भी आप लोग टाइम दीजिए, थोड़ा सा समय आप लोग को बढ़ा करके और मेहनत करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए ओके।